नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 58वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम भारतीय संसद में प्रयोग होने वाली कुछ शब्दावली को समझने का प्रयास करेंगे। इनके जो कार्य होते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। और हम दो चार जो लेक्चर अभी आए हुए हैं इंडियन पॉलिटी के, तो उसमें हमने संसद को भी डिस्कस किया है। यदि आप बेहतर तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं तो संसद के सारे लेक्चर आप देखिए। और मैं ये कहूँगा कि पॉलिटी के जितने भी लेक्चर हैं वो आपको सीरीज़ वाइज दिए हुए हैं, एक के बाद एक आप सारे लेक्चर्स को देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से पॉलिटी को समझ पाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। शब्दावली जो कि आपके सामने है और इसमें हम देख सकते हैं कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें एडजर्नमेंट यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है टालना। और इसके बाद हम देखेंगे एडजर्नमेंट, साइनेडाइज और डिसोल्यूशन, इसका अर्थ होता है समाप्त करना। कोरम को समझने का प्रयास करेंगे। वोटिंग इन हाउस यानी जो कि संसद होती है उसमें किस प्रकार से किसी बिल को लेकर या किसी भी अधिनियम को लेकर यहाँ पर वोटिंग होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। लैंग्वेज में हम देखेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं यहाँ पर प्रयोग की जाती हैं और इनका इतिहास क्या रहा है। लेम डक सेशन को भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है लेम डक सेशन। प्रोरोगेशन को भी समझने का प्रयास करेंगे। एक एक शब्दावली को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और इन्हीं शब्दावलियों से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको इनपुट करने होते हैं। तो यहाँ से आप जानकारी प्राप्त करेंगे और जो क्वेश्चन आएंगे उनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं शब्दावलियों के लिए। तो एडजर्नमेंट का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है कि टालना। और इसके अनुसार हम देख सकते हैं कि इसमें लोकसभा व राज्यसभा अध्यक्ष यानी जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं जो कि हाउस को लीड करते हैं, यानी लीडर का कार्य यहाँ पर लीडर का कार्य नहीं, यहाँ पर अध्यक्षता का कार्य करते हैं, जो सभी लीडर्स को एवं उनके सदस्यों को सुनने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सत्र के समय परिवर्तन करने की शक्ति होती है। यानी जो आपका सत्र चल रहा है उसमें जैसे कि आप राज्यसभा में हैं तो राज्यसभा का जो लीडर जो अध्यक्ष होगा और जो लोकसभा है उसका अध्यक्ष होगा, उसको इसके जो भी सत्र है उसके समय में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। इसके अंतर्गत यह सत्र भंग करके अगली तारीख दे सकता है। यानी एडजर्नमेंट में हमने देखा था इसका अर्थ होता है टालना, यानी वर्तमान में जो सत्र चल रहा है उसको टालने की पावर्स किसके पास होती है, उस जो सदन होता है उसके अध्यक्ष के पास होती है। तो सीधी सी बात है, आपको आसानी से समझ में आ चुकी होगी। उस समय पर उसको भंग कर दिया जाएगा और अगली तारीख दे दी जाएगी कि इस तारीख को आपको बैठना है। तो उसके लिए जो शब्दावली प्रयोग की जाती है वह कहलाती है एडजर्नमेंट। अब हम समझेंगे एडजर्नमेंट, सैनिडाइज। तो एडजर्नमेंट का अर्थ तो होता है टालना और सैनिडाइज क्या क्या है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें इसका अर्थ होता है इसको वास्तविक रूप से पूरी तरीके से समाप्त कर देना। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि सत्र को भंग करके अगली तारीख दी जा रही थी। इसमें कोई डिफाइंड टाइम नहीं होता है कि आपको किस तारीख को आगे जाकर बैठना है। इसमें सत्र की अवधि को बढ़ाया जा सकता है लेकिन फिर से कब प्रारंभ किया जाएगा इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। स्पीकर व जो चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं या लोकसभा के स्पीकर होते हैं, उनके ऊपर होता है कि कब इसके जो कार्यवाही है वह आगे बढ़ाई जाएगी। वह अनिश्चित काल के लिए इसको समाप्त कर देते हैं और जब इनके द्वारा बुलाया जाएगा तो फिर से इसको प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो अंतर स्पष्ट करते हुए आपने आसानी से समझा कि एडजर्नमेंट का अर्थ होता है भंग करके अगली तारीख दे देना और एडजर्नमेंट सैनिडाइज का अर्थ होता है पूरी तरीके से उसको भंग कर देना। और इसके बाद जो निर्णय होता है वो किसके पास, स्पीकर व चेयरमैन के पास होता है कि कब उसको वापस बुलाना है। अब हम थोड़ी सी बात समझेंगे एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन के बारे में। क्या होता है एडजर्नमेंट, और एडजर्नमेंट को तो आपने समझ लिया। और प्रोरोगेशन जो
प्रोरोगेशन है उसके साथ इसको अंतर को स्पष्ट करने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। इसमें संपूर्ण सत्र को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, केवल समय को परिवर्तित किया जा सकता है। बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर बात हो रही है जिस सत्र की, जो सत्र चल रहा है, जो दैनिक कार्यवाही चल रही है, उसको यहाँ पर टाला जा सकता है, इसको पूर्ण तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर हम देखेंगे इसमें दैनिक सत्र की गतिविधियों के साथ संपूर्ण सत्र को समाप्त कर दिया जाता है। अब प्रोरोगेशन की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब प्रोरोगेशन किया जाता है उसको समाप्त किए, दैनिक सत्र को तो समाप्त किया ही जाता है, साथ ही संपूर्ण सत्र भी समाप्त होता है। मान लो जो आपका मानसून सेशन चल रहा है या विंटर सेशन चल रहा है या बजट सेशन चल रहा है, अगर प्रोरोगेशन यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा तो उसको संपूर्ण रूप से सत्र को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके निर्णय लोकसभा व राज्यसभा के अध्यक्ष लेते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो एडजर्नमेंट से संबंधित जो निर्णय है उसके लिए जो अथॉरिटी होती है वह होती है लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के चेयरमैन की। और इसके बाद हम देखें प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन एक बहुत बड़ी बात हो सकती है क्योंकि हम पूरे सत्र को ही समाप्त कर रहे हैं, तो इसके लिए अथॉरिटी भी बड़ी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, अथॉरिटी के रूप में राष्ट्रपति कार्य करते हैं, यानी पूरे सत्र को समाप्त करने की पावर्स किसके पास होती है, हमारे राष्ट्रपति के पास होती है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी पीएम की सलाह पर यहाँ पर जो कि प्रोरोगेशन को लगाते हैं। आगे देखते हैं। इससे सत्र के अधिनियम व व्यापार प्रभावित नहीं होते, सत्र प्रारंभ होते ही इन पर कार्य किया जाता है। यानी यहाँ पर जो बिजनेस चल रहे हैं, जो अधिनियम एक्ट वगैरह पर चर्चा हो रही है, यदि उसको समाप्त भी कर दिया जाता है, उस पर एडजर्नमेंट लगा दिया जाता है, केवल टाला जा रहा है उस चीज़ को, उसको समाप्त नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इससे इस अधिनियम व बिजनेस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम प्रोरोगेशन की बात करें, यह संसद के रुके हुए नोटिस को समाप्त कर देता है। यानी अब जो पेंडिंग नोटिस हैं, यानी यहाँ पर हम जो देखते हैं कि मानसून सेशन में जो नोटिस आने हैं और वो पेंडिंग है तो वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि ब्रिटेन की संसद क्या कहती है कि ब्रिटेन में इसके प्रभाव के अधिनियम समाप्त हो जाते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि इसमें केवल नोटिस समाप्त होते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो एक्ट होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो हमने प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट को समझा। प्रोरोगेशन क्या होता है कि किसी चीज़ को टालना, एडजर्नमेंट का अर्थ होता है किसी चीज़ को टालना और प्रोरोगेशन का अर्थ होता है किसी चीज़ को समाप्त करना, जो कि शब्दावली कहाँ पर यूज की जाती है, हमारे संसदीय कार्य गतिविधियों में प्रयोग की जाती है। अब डिसोल्यूशन यानी इसका अर्थ ही होता है समाप्त करना, तो इसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। यह शब्द राज्यसभा के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी राज्यसभा के लिए प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, तो आपको इस पे स्पष्ट रूप से समझना चाहिए, क्योंकि जो राज्यसभा होती है वो हमारा स्थायी सदन होता है। इसके 1/3 मेंबर्स का चुनाव होता रहता है और सदन जीवित रहता है, यानी चलता रहता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि लोकसभा हर 5 वर्ष में परिवर्तित हो जाती है। एक लोकसभा भंग होती है, दूसरी लोकसभा जो भी नई पार्टी चुनाव जीत कर आती है वह अपनी नई लोकसभा का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका प्रयोग लोकसभा के लिए किया जाता है। इसको भंग करने की प्रक्रिया 2 तरीके से संपन्न होती है। केवल 2 तरीके से इसको भंग किया जा सकता है, या तो 5 वर्ष पूरे हो जाएं और यहाँ पर जो सरकार गिर जाती है और दूसरी लोकसभा बनती है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग किया जा सकता है और 5 वर्ष होने पर भी इसको भंग किया जा सकता है। 2 कंडीशन इसके सामने होती हैं जो कि आपको याद रखना है। अब देखें, लोकसभा भंग होते ही लंबित बिल भी समाप्त हो जाते हैं, यानी जो आपके बिल लंबित हैं यहाँ पर वो भी यहाँ पर सीधे तौर पर समाप्त हो जाते हैं। यदि बिल लोकसभा में पास करा लिया गया है और राज्यसभा में लंबित है तो वह भी समाप्त कर दिया गया। आपको सीधे तौर पर समझना चाहिए। अब जब लोकसभा ही नहीं बची तो उसके द्वारा पास किए हुए बिल का क्या अर्थ निकलता है, तो लोकसभा से जैसे ही राज्यसभा में वो बिल पेंडिंग है तो उस पर उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि संयुक्त बैठक, यानी संयुक्त बैठक में क्या होता है, राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों सदन बैठकर यहाँ पर कार्य करते हैं। तो दोनों सदनों द्वारा कोई बिल पास करा लिया गया है और इसके बाद लोकसभा भंग की गई है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको समाप्त नहीं किया जाएगा। 2-3 कंडीशन यहाँ पर हमने समझी। पहले नंबर कि
लोकसभा में जो लंबित बिल हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात हमने समझी कि जो बिल लोकसभा से पास कर दिए गए हैं राज्यसभा में पेंडिंग हैं तो वह भी समाप्त कर दिए जाएंगे। तीसरी कंडीशन होती है कि संयुक्त बैठक से लिए गए जो फैसले हैं, जो बिल हैं, उनको समाप्त नहीं किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डिसोल्यूशन को और अच्छे तरीके से यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। राज्यसभा में जो लंबित किसी भी प्रकार के बिल को समाप्त नहीं होते, क्योंकि राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। 1/3 मेंबर अकेले चेंज होते रहते हैं। और यहाँ पर हमें समझना चाहिए स्थायी सदन होने के कारण इसमें लंबित बिल क्या होते हैं, वह लंबित बिल को समाप्त नहीं किया जा सकता। अब हम देख सकते हैं यदि बिल दोनों सदनों में पास करा लिया जाता है तो बिल भी समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर राज्यसभा से और लोकसभा से दोनों सदनों से बिल निकल कर आता है तो उसको भी समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि राष्ट्रपति द्वारा बिल को पुनः विचार के लिए सदन में भेजा जाता है, यहाँ पर थोड़ी सी टर्म्स आपको समझना है। आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे कि लोकसभा तो भंग हो चुकी है तो फिर उसकी महत्वता क्या रही। हम देख सकते हैं कि जिस समय पर वह बिल पास किया गया था उस समय पर लोकसभा अपनी प्रेजेंस रख रही थी और राज्यसभा भी अपनी प्रेजेंस रख रही थी और दोनों के द्वारा यहाँ से पास करा दिया गया था। पास कराने के बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लोकसभा भंग कर दी गई है और नई लोकसभा आ चुकी है। अब ये नई जो लोकसभा आई है तो वापस राष्ट्रपति इनके पास बिल को भेजेगा और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको जो बिल वापस भेजेगा और इस पर कार्य करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है कि इसको फिर समाप्त नहीं किया जाएगा, इस पर इनको स्वीकार्यता देनी ही होती है। यानी हम देख सकते हैं भले ही लोकसभा भंग हो जाती है लेकिन वह बिल समाप्त नहीं किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कोरम को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है कोरम। कोरम का अर्थ होता है कि किसी भी प्रेजेंस यानी जो भी सदस्य होते हैं उनकी प्रेजेंस यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य होने चाहिए कि यह सदन चलता रहे। यदि सत्र प्रारंभ करना है तो सदन के 10% सदस्य होना आवश्यक है। यानी हम देख सकते हैं कि लोकसभा में 550 जो सदस्य होते हैं और राज्यसभा में हम देख सकते हैं कि लगभग 250 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर इनकी 10% संख्या होती है वह उपस्थित होनी चाहिए। यानी 55 सदस्य आ जाते हैं और राज्यसभा में 25 सदस्य आ जाते हैं तो कोई भी यहाँ पर बिल पर कार्य किया जा सकता है, सदन को प्रारंभ किया जा सकता है। यदि इससे कम सदस्य आते हैं तो लोकसभा व राज्यसभा का कार्य बाधित हो जाएगा। वोटिंग इन हाउस की बात करें तो वोटिंग इन हाउस के बारे में हम देख सकते हैं कि किसी भी विषय पर जब किसी भी विषय को जब सदन में रखा जाता है तो अध्यक्ष क्या करता है, सदन में उपस्थित सदस्यों से सहमति लेता है। इसे वोटिंग कहा जाता है। इसमें सदस्यों से हाँ या ना में जवाब पूछा जाता है। तो हम जब देखते हैं कि कोई भी सदन होता है, सदन में किसी भी प्राइवेट या सरकारी जो कि सदस्य होता है उसके द्वारा कोई बिल लाया जाता है और बिल को जैसे ही अध्यक्ष के सामने पेश किया जाता है तो अध्यक्ष के द्वारा फिर जो कि बाकी सदस्य हैं उनसे स्वीकार्यता ली जाती है कि यह जो यहाँ पर इनके द्वारा जो बिल लाया गया है और इस प्रकार का बिल है, सारी चीज़ों को फकान किया जाता है। उसके बाद सदन से पूछा जाता है कि आपका निर्णय क्या है, आप इसको स्वीकार्यता देते हैं ऐसे अस्वीकृत करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सामान्य बहुमत की जहाँ पर हम बात करें तो सदन के जो 50% सदस्य होते हैं, 50+1 के सदस्य के अनुसार जो ऐसे निर्णय होते हैं जिनमें सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी 50 से 1 सदस्य अधिक तक यहाँ पर हाँ में वोट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वह बिल पास हो जाता है। और हम देख सकते हैं कि सामान्य बहुमत के अलावा विशेष बहुमत की बात होती है तो 1/3 मेंबर यानी 75% जो मेंबर्स होते हैं उनकी स्वीकार्यता लेनी होती है। यानी सदन में उपस्थित 75% सदस्यों की स्वीकार्यता की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर वोटिंग कराई जाती है। अब आगे देखते हैं लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। तो हम 1950 में जैसे ही हमारा संविधान बनाया गया और हमारा संविधान पारित हो गया, इसके बाद जो सदन की कार्यवाही है उसमें कहा गया कि हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग, दोनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। हम देख सकते हैं कि जो संसद की कार्यवाही है लगभग 200 वर्षों से जो ब्रिटेन का हमारे यहाँ पर रूल्स रहा है तो उन्हीं के अनुसार अंग्रेजी भाषा में इसकी कार्यवाही होती आ रही है।
और हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, जो जो कि यहाँ पर है सदस्य हुआ करते थे, सारे जो सदस्य हुआ करते थे वह इसी प्रकार के ज्ञान को अर्जित करके रखे हुए थे। हमारा संविधान भी दो भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी एवं अंग्रेजी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर संसद की गतिविधियाँ हो रही थी, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का प्रचलन बहुत पहले से चला आ रहा था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कहा गया कि अभी अभी जो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जा रहा है, हम इसमें थोड़े से सुधार करेंगे। जो ऐसी शब्दावलियाँ हैं जो हिंदी में इनको डिफाइन नहीं किया गया है, उनको डिफाइन करने तक हम क्या करते हैं कि 1965 का जो समय है यहाँ तक क्या करेंगे कि हम अंग्रेजी भाषा, हिंदी व अंग्रेजी भाषा दोनों का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, और 1965 के बाद हम हिंदी का प्रयोग करने लगेंगे। और हम देख सकते हैं कि जैसे ही 1963 आया तो यहाँ पर जो मेंबर्स हुआ करते थे, जो गतिविधियाँ हुआ करती थी कि 2 साल बाद पता है क्या होना है कि हिंदी भाषा का प्रयोग होने लगना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1963 में ही एक अधिनियम ला दिया गया और इसके अनुसार इसकी गतिविधि को, यानी जो अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा दिया गया, जो आज तक चला आ रहा है। अब तक यहाँ पर हिंदी भाषा का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया जाता, हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अब हम लैम्डा सेशन की शब्दावली को समझने का प्रयास करेंगे कि लैम्डा सेशन क्या कहलाता है। अब जैसे ही हम देख सकते हैं कि कोई भी लोकसभा भंग होती है 5 वर्ष के बाद, या राष्ट्रपति के भंग करा देने के बाद, तो नई लोकसभा निकल कर आती है। अब हम देख सकते हैं कि जो नई लोकसभा निकल कर आ रही है उसके पहले जो सेशन होता है, नई लोकसभा के पहले का जो सेशन होता है वह किसके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है? पुरानी लोकसभा के द्वारा। तो पुरानी लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है या अंतिम दिन होता है, उसके अंतिम सेशन होता है, या जो जिसको हम सत्र कहते हैं, तो उसको कराए जाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको ही लैम्डा सेशन के नाम से जाना जाता है। अंतिम सत्र, नई लोकसभा भंग होने से पहले का जो अंतिम सत्र होता है उसको कंडक्ट कराने को लैम्डा सेशन कहा जाता है। चलिए, तो हमने बहुत सी जानकारी यहाँ से प्राप्त की। इंडियन पॉलिटी के जो संसद के जो व्याख्यान है इनको आप अच्छे से अध्ययन कीजिए। लैम्डा सेशन को समझा, लैंग्वेज के बारे में समझा कि किस प्रकार से प्रयोग किया जाता था, कोरम वोटिंग इन हाउस, और डेजुलेशन क्या होता है, डेजुलेशन के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की। एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, सभी शब्दावलियों को आपने अच्छे तरीके से समझा। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मणि पांडे से, और करते रहें अध्ययन। आपके सारे व्याख्यान यहाँ पर एक के बाद एक मैं लाता रहूँगा। और इसके अलावा मैं देख सकता हूँ कि आर्ट एंड कल्चर का एक लेक्चर आया हुआ, उसको भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने पूरी हिस्ट्री डिस्कस की है और पॉलिटी का भी अध्ययन बहुत ही बेहतर तरीके से किया है। तो आप यहाँ पर सीरीज़ बाय प्ले लिस्ट में जाकर सारे व्याख्यान को देख सकते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।